ज्ञान से सेवा की ओर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है ज्ञान सुधा कार्यक्रम, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। और इसी तैयारी के दौरान, इसी कार्यक्रम के अंदर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की प्रतियोगी क्षमता विकास और उन्हें मार्गदर्शन देना एवं उनके मोटिवेशन में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में हम सफलता के कुछ मंत्रों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और ये जो उपस्थितिकरण है, ये ऑनलाइन लाइव सेशंस के जरिए होता है, जो सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शनिवार का इसका आयोजन किया जाता है। आज 10वें दिन के द्वितीय सत्र में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण नोट्स कैसे बनाए जाएं और किन बातों का ध्यान रखा जाए। इस हेतु आज के इस सत्र के लिए हमारे मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हैं श्री जगरूप सिंह जी यादव साहब, जो वर्तमान में मेंबर जज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में हैं। और इस सत्र में सत्र संयोजक के रूप में मैं आप सभी के साथी डॉक्टर रेणु पूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, कॉलेज शिक्षा राजस्थान से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। तो प्रारंभ करते हैं हमारे आज के मार्गदर्शक श्री जगरूप सिंह जी से मुलाकात। और इसी के दौरान यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि जगरूप सिंह यादव साहब जो हैं वो स्वयं 1985 बैच के टॉपर रहे हैं। उन्हें एक लंबा अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव है, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर ये कार्यरत रहे और वर्तमान में भी ये चूंकि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, मेंबर जज के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सर, हमें लगता है कि आज हम आपसे आपके अकादमिक के साथ साथ प्रशासनिक अनुभवों से लाभान्वित होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। तो सर, हम प्रारंभ करते हैं हमारे आज के इस मुद्दे पर कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान से किस तरह से नोट्स बनाए जाएं। सर, भारत का जो संविधान है वो बहुत ही लंबा लिखित संविधान है और इसलिए जीके के हर एक पेपर में ये एक अहम हिस्सा होने की वजह से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो इस मुद्दे पर अपनी एक अच्छी पकड़ रखें। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े संविधान में से वो कौन से महत्वपूर्ण हिस्से हैं, वो कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं जिन्हें हमारे विद्यार्थी सबसे ज्यादा ध्यान दें। सर। रेणु जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका, सभी दर्शक श्रोताओं का, कॉलेज शिक्षा निदेशालय का, आपके सहयोगियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन और आयोजन करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और साथ ही जो आपने पूछा है, ये बड़ा सार्थक प्रश्न है। भारतीय संविधान जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत प्रासंगिक होता है सर। अब उसमें उसका कलेवर बदल जाता है। अगर मान लीजिए छोटे स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें सामान्यतः फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें तथ्यपरक प्रश्नों की बौछार अधिक होती है। और जैसे जैसे कलेवर बढ़ता जाता है प्रतियोगी परीक्षा का, तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो व्याख्यात्मक या थोड़ा विश्लेषणात्मक या थोड़ा आपकी संविधान की समझ, उसकी परख की जाती है। तो फिर भी कतिपय जो चैप्टर हैं, भाग हैं, वो संविधान के अन्य भागों से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर जैसे हम कहें तो जैसे प्रस्तावना, जो संविधान का भाग नहीं है तकनीकी रूप से या लीगल रूप से, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर हम भागों का विवरण दें तो जैसे भाग 1 में जैसे इसके राज्य और इसके संघीय प्रवृत्ति का, संघीय प्रांतों का जिक्र है। पार्ट 2 में जैसे सिटीजनशिप है। पार्ट 3 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 3 जो मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है, वो सबसे अधिक संविधान की इसके निर्माता प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष भी थे, आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी संविधान की आत्मा की संज्ञा की थी। ये सोल एंड स्पिरिट है, तो मौलिक अधिकार है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका भाग है। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर संविधान में से एक सवाल पूछा जाता है भारतीय संविधान में से, तो आवश्यक रूप से मौलिक अधिकारों में से होगा। यदि एक से इतर सवाल पूछे जाएंगे तो दूसरे भागों से होंगे।
लेकिन यदि 1, 2, 3 सवाल तक पूछे जाते हैं तो अमूमन वो इस भाग से भाग 3 जो मौलिक अधिकार उससे पूछे जाते हैं। भाग 4 है जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, उनके ऊपर है। भाग 4 का ही ए और जोड़ा है जिसमें हमें कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करने की हिदायत 51 ए में नया जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन विधेयक से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे, तो वो भाग 4 ए है। भाग 5 है जो केंद्रीय सरकार के बारे में विवरण देता है। तो केंद्रीय सरकार जब हम कहते हैं तो जैसा कि रेणु जी आप जानती हैं, जो राजनीति विज्ञान से थोड़ा सा भी परिचय रखते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, वैसे 4 अंग होते हैं पर वैसे सरकार के अमूमन राज्य के 4 अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो होती है उसकी कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायिका। तो संघ की जो 5वां भाग है उसमें जैसे संघीय शासन में से जैसे सबसे पहले उसकी एग्जीक्यूटिव का विवरण है, जैसे धारा 52 से राष्ट्रपति से शुरू होके और वो धारा 124 तक, मतलब जिसमें 124 में जैसे न्यायपालिका का विवरण है, सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान, सीजेआई का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फिर संसद का गठन, संसद में जैसे लोकसभा राज्यसभा का गठन, ये धारा 80, 81 लगाए, फिर संसदीय प्रणाली, मोशंस कैसे होते हैं, जैसे बिल्स कौन कौन से हैं, जैसे मनी बिल की क्या परिभाषा है, धारा 110 अनुच्छेद 110 जिसको बोलते हैं। तो ये केंद्र 5वां पार्ट है, वो भी संविधान का रेणु जी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्रीय शासन है उसका विवरण है, जिसकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का। फिर इसके पश्चात तुरंत छठा जो चैप्टर है, छठा भाग है, वो राज्य सरकारों के संबंधित है, राज्य सरकारों से वाबस्ता है, राज्य सरकारों में कैसे क्या व्यवस्था होगी। तो जैसे जो धारा 155 से शुरू है संविधान की, तो वो सारे राज्यों में यकसा की एक कार्यपालिका होगी हेडेड बाय गवर्नर, जो और इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री जो वास्तविक कार्यकारी होते हैं, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, तो वो उसके प्रावधान दे रखे हैं। विधानसभा और किन्हीं राज्यों में, 6 राज्यों में, जैसा कि कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थी जानते हो, 6 राज्यों में विधान परिषद भी है वर्तमान में। राजस्थान से भी इसकी संस्कृति की हुई है, अभी गठन नहीं हुआ है लेकिन राजस्थान से संस्कृति की हुई है। 6 राज्य जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और इसमें जम्मू कश्मीर में, बिहार में, यूपी में एग्जिस्ट करती है विधान परिषद, तो विधान परिषद का गठन है। फिर इसी तरह से 214 से लेके और हमारे उच्च न्यायालयों का विवरण है, 232 तक उच्च न्यायालयों का विवरण है। फिर उसके पश्चात यूनियन टेरिटरीज उनका विधान है 239 से लेके। फिर आपको पता है कि ये 3 स्तर का गवर्नेंस हो गया। तो संविधान में 73वां संशोधन विधेयक और 74वां संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, उसके पश्चात ये इसमें चैप्टर जोड़ा गया है 9। चैप्टर 9 में स्थानीय प्रशासन का जिक्र है, जो नया 73वें संविधान संशोधन विधेयक के पश्चात 243 धारा जोड़ी गई है, उसमें ए से लेके वो जेड तक है, डबल जेड तक है बल्कि। तो उसमें 73वें संविधान संशोधन से हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी स्थानीय निकाय है, जिसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिसमें 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनके निर्वाचन, उनको 29 विषय सौंपे गए हैं, उसका विवरण है। जो साथ में आप देखेंगे कि इसके तहत अनुसूची भी बनाई गई है संविधान में। जैसे मूल प्रारूप में संविधान जब पारित हुआ था, हमारे संविधान में बहुत विशद गहन उस पर विचार विमर्श होकर 114 इसकी बैठकें इसकी प्रारूप पे बहस के लिए हुई हैं, और 60 देशों के संविधान को हमारे संविधानविदों ने पढ़ा है। विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से हमने प्रेरणा ली है, और इसके पश्चात 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान का पारण हुआ है। 26 नवंबर को हमने अंगीकार किया, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो एक बहुत ही विशाल और विशद, जैसे इसमें संविधान निर्मात्री सभा का चयन हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे, जिसमें देशी रियासतों के 70 थे और बाकी के 220 सदस्य थे राज्यों के और संघीय प्रांतों के थे। तो इस तरह से 229 उसके थे। तो उनके विशद विचार उपरांत ये संविधान लिया गया। तो उसमें जो गवर्नेंस की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय थी, और 295 उसमें धाराएं थी, और इसमें 8 अनुसूचियां थी। तो मैं जिक्र यहाँ अनुसूची का कर रहा था स्थानीय निकाय के प्रशासन को लेके, तो उसमें अनुसूची
आपने देखिए कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक पे और 74वें संविधान संशोधन विधेयक पे उन पे अनुसूची जोड़ी गई है 11 बार, जिसमें ये 29 विषय स्थानांतरित गए, तो अनुसूची 11 में उसका उल्लेख है। और जो स्थानीय निकाय, इसके शहरी स्थानीय निकाय ULB जिनको बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडी, जिसमें पंचायत जैसे नगर निगम है और नगर परिषद है और नगर पालिका है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो उनको 18 विषय दिए जाएंगे। इसका संविधान का 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और ये तीसरा स्तर शासन का, स्थानीय केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय निकाय का प्रशासन, तो ये 10 चैप्टर तो इसके हैं। और इसके अतिरिक्त जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों केंद्रीय और राज्य की आदि और स्थानीय निकाय प्रशासन का भी जिक्र हो गया। इसके पश्चात कुछ फिर महत्वपूर्ण जैसे संस्थान है जो संवैधानिक बॉडीज हैं, जैसे योजना आयोग इसका गठन है, निर्वाचन आयोग का गठन है और इसी तरह वित्त आयोग का गठन है, इससे ऑडिटर जनरल का CAG का जो पद है उसका उल्लेख है, UPSC का उल्लेख है धारा 308 से लेके और 324 तक, 324 से लेके 330 तक, जैसे निर्वाचन आयोग का जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कराते हैं। तो इस तरह संविधान का विधान देखते हैं। और फिर इसमें 352 है, जैसे 352 से 360 जो पार्ट, मेरे ख्याल से पार्ट 15 है संविधान का, चैप्टर 15 है, तो वो एक तरह से ये देता है कि अगर इमरजेंसी प्रोविजन हुए देश में, जैसे 352 में बाह्य आक्रमण के कारण या आंतरिक कलह जो आर्म्ड रिबेलियन के स्तर का हो, तो केंद्रीय सरकार खासतौर से पार्लियामेंट वो आपातकाल लगा सकती है। 356 यदि किसी राज्य में स्टेट मशीनरी फेल हो जाए तो वहां राज्यों में वहां की सरकार को भंग करके केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन 356 के तहत जो लगता है। और 360 अगर मान लीजिए वित्तीय संकट हो जाए, करेंसी फेल हो जाए, मौद्रिक चलन पे प्रश्न उठने लगे या हमारे विदेशों में साख मुद्रा की कम हो जाए या भुगतान संतुलन असंतुलन पैदा हो जाए, संकट पैदा हो जाए, ऐसे में 360 में वित्तीय इमरजेंसी के प्रावधान काम आ सकते हैं, जो कि आज तक काम आए नहीं। प्रसन्नता की बात है, वित्तीय इमरजेंसी कभी नहीं लगी। 356 का उपयोग भी हुआ है, 352 का भी हुआ है क्योंकि देश में आपातकाल लगा था। और फिर इसके अलावा संविधान में ये भी विधायन किया हुआ है कि अगर किसी तरह से मान लीजिए संविधान में संशोधन की, क्योंकि हमारा एक संविधान की कुछ विशेषताएं, एक तो ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है, ये फिर सुदृढ़ भी और फ्लेक्सिबल भी। तो फ्लेक्सिबल होने में यही धारा 368 काम आती है कि संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है रेणु जी, और वो संसद ने, हमारी संसद ने इस बात की तायद है कि आज तक हम 104 संविधान संशोधन कर चुके। तो इससे जाहिर है कि हम फ्लेक्सिबल हैं। यदि समय की आवश्यकता हो और नागरिकों की जरूरत हो, उसके मुताबिक संविधान में संशोधन होता है, होता रहा है और आगे भी होते रहेंगे। तो ये जाहिर करता है धारा 368 है जो संविधान संशोधन विधेयक के बारे में या उसकी प्रक्रिया के बारे में बात करती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इस तरह से ये 395 से बाकी कुछ विशेष अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, कुछ संरक्षणवादी जो जैसे स्टेप सरकार उठाती कमजोर और या तो भाषाई दृष्टि से या जनजातीय दृष्टि से उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कुछ इंस्टीट्यूशन बने, जैसे OBC कमीशन है, जैसे उनका भी उल्लेख धारा जैसे 240, 41, 42 में है। तो इस तरह से ये 395 जो अनुच्छेद है वो संविधान के स्ट्रेच करते हैं। ये मोटे मोटे ये उसका एक आउटलाइन है। आज की तारीख में 444 वर्किंग अनुच्छेद संविधान में है और 12 अनुसूचियां संविधान में है। फिर भी अगर मेरी से पूछा जाए तो पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5, पार्ट 6 ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 368 और 352 लगाए 360 ये धाराएं बहुत महत्वपूर्ण संविधान, जिनका सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को पारायण करना चाहिए। सर, आपको तो पूरा का पूरा संविधान ही कंठस्थ याद है ऐसा लग रहा है। हमारा जो अगली क्वेरी थी
वो विद्यार्थियों की ये रहती है कि इतना बड़ा है और इतनी सारी इसके अंदर आर्टिकल्स भी हैं, तो बस उनके ये रहता है कि किस तरह से हम इसको याद करें। पर आपको देख के ऐसा लगा कि जब आप इतने लंबे अपने अनुभव के दौरान आपने इन चीजों को डील किया और आपको सारी चीजें याद है, तो विद्यार्थियों को भी आसानी से याद हो जानी चाहिए। तो आप कोई कोई टिप उनको देना चाहेंगे, कोई 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 तरीका उन्हें बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो संविधान का अध्ययन करें कि लंबे समय तक उनकी मेमोरी में भी वो बना रह सके? रेणु जी, इसमें ऐसा ही है, जो संविधान को पढ़े, एक तो जैसे उसको पढ़े और गुणे, और साथ में कि जैसे ये व्यवस्था लागू होती है तो संविधान बेसिकली आप देख सकते हैं कि नियम सब जगह लागू हैं पर वो दिखाई नहीं देते। आप जब मतलब चलते हैं तो ये आपसे ये नियम है कि आप दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, पर कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपके जहन में अगर मैं किसी को हर्ट करूंगा तो मुझे नुकसान पहुंचेगा। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जो मूलभूत हमारे यहाँ का सर्वोपरि कानून है। इसको अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में देखें तो इसको लैक्स लोकी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून और देशीय कानून। देशीय कानून में लोकल लॉ। तो हमारा देश के जितने भी विधान है वो संविधान की उनका टच स्टोन है, उससे वो पारसमणि है, जिससे छू के देखते हैं। कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून, कोई भी विधेयक, कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई भी सर्कुलर अगर संविधान की व्यवस्थाओं से इतर है तो वो स्वतः ही अल्ट्रा वायरस है। और अगर मान लीजिए अल्ट्रा वायरस नहीं भी है तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और दूसरे न्यायालय इसके वाचडॉग हैं, वो देखभाल करते हैं, क्योंकि ये सौंपा गया दायित्व उनको। तो संविधान को याद करने की दृष्टि से आप ये देखें कि क्या प्रावधान आपके डे टू डे फंक्शंस में काम आते हैं। जैसे यहाँ पे चुनाव होते रहते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या है। स्थानीय मुद्दे जब आप देखते हैं, कोई मांग उठाते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि मुद्दा किस में आता है। आप जब केंद्र और राज्यों के डिस्प्यूट हैं तो आपको पता संविधान के साथ भी अनुसूची है, ये हमारे सिद्धांत लिया हुआ है। उसको जैसे शक्ति का पृथक्करण, जो इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दो देशों के संविधान से इसके प्रावधान लिए गए हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, और जैसे सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने जो दिया था। तो इनको देखना चाहिए कि ये विषय किन विषय पे, जैसे कुछ विषय हैं जिन पे केंद्र लेजिस्लेट करता है, विधायन बनाता है, व्यवस्था बनाता है, कुछ पे राज्य बनाता है, कुछ पे स्थानीय निकाय बनाते हैं। तो अमूमन हमको शासन प्रशासन की जरूरत हर स्तर पे रेणु जी रहती है। तो आप इसको व्यवहारिक रूप में अगर संविधान को देखेंगे, किस जगह कौन से संविधान के प्रावधान आपके काम आ रहे हैं, तो इससे आपको बहुत सुगमता और आसानी होगी। और दूसरा, एक जागरूक इंसान चाहे किसी भी डिसिप्लिन का हो, उसको जैसे संविधान आपके विधायन का, यानी आपकी व्यवस्थाओं का एक टाइम है, एक दर्पण है, जिसमें आप अपने देश काल और समाज को देख सकते हो, और आप अपनी जैसे व्यक्तित्व के जो अवसर आपको संविधान ने सुनिश्चित कर रखे हैं, भेदभाव की मुमानकत कर रखी, मनाई कर रखी है, उसको देख सकेंगे। एक मुझे आसार याद आता है, कल चीथ डे पहने में मुझे, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, उस सिर्फ रे को यो नहीं पहला सकेंगे आप, झोले में उसके पास कोई संविधान। संविधान आपको व्यवस्थाएं देता है, वो आपको हमेशा बांध के रखता है। आपको अगर बिखरते हो तो उसको रोकता है। कोई आप पे अत्याचार करता है, चाहे राज्य की ओर से, चाहे व्यक्तियों के विरुद्ध भी कई अधिकार आपको शामिल है, उसी के तहत आपके दूसरे कानून है वो भी बने हुए हैं। कोई भी विधायन, चाहे आईपीसी हो, सीपीसी हो, सिविल लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, कोई भी लॉ हो, चाहे आपके पर्सनल लॉ हो, उनका कॉर्नर स्टोन है, उनकी पारसमणि, टच स्टोन संविधान। संविधान बेसिक शासन प्रशासन की व्यवस्था का विधायन करता है, इसलिए हर आदमी को उसको रुचि से पढ़ना चाहिए, और रुचि से पढ़ेंगे तो कोई भी चीज आसान होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा हमारा जो देश है उसका पूरा प्रशासन का ताना बाना अगर हम कहें तो वो संविधान के आधार पर ही है। तो विद्यार्थियों को भी अपने आसपास होने वाली सारी घटनाओं को इस संविधान के अलग अलग अनुच्छेद और अनुसूचियों के साथ जोड़ते हुए अगर वो देखेंगे और अपने अपने रूटीन में उसको, डेली रूटीन में उसे गुणते रहेंगे, तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही सर। यहाँ पे एक चीज, एक क्वेरी जो हमारे विद्यार्थियों की तरफ से बार बार आती रहती है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वो जानना चाहते हैं कि बहुत बार संविधान संशोधन हो रहा है, और ये तो दूरदृष्टि थी संविधान निर्माणकर्ताओं के कि उन्होंने हमारे संविधान को इतना लचीला रखा कि इसमें परिवर्तन हो सके। तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया कौन सी होती है जिसके द्वारा संविधान के अंदर
ये जो हम संशोधन की बात है इसे ला पाते हैं? रेणु जी, इसमें खाली लचीला नहीं है, भारत का संविधान दृढ़ भी बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे कई बार जैसे बहुत सारे संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए, जैसे संविधान संशोधन विधेयक 42 है, 44 है, और इसके इतर और भी संविधान संशोधन विधेयक समय समय पर पारित होते रहे। वो तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि धारा 368 के तहत संविधान में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया दी हुई है कि कोई भी जो तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में संशोधन करने के लिए संसद है वो उसके लिए अधिकृत। संसद से आशय, जैसा कि केंद्रीय एग्जीक्यूटिव को अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय एग्जीक्यूटिव में या विधायन में 3 लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, कभी भी विधायिका का पार्ट हमेशा राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का भी होता है और विधायिका का भी, एवं न्यायपालिका में भी उसकी कुछ शक्तियां राष्ट्रपति। तो वो केंद्रीय जो विधायन है वो चाहे अध्यादेश से आए, पर संविधान संशोधन विधायक अध्यादेश से नहीं हो सकता। तो उसका बिल है वो किसी भी सदन में, आइदर हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया जाएगा। जो उपस्थित मेंबर हैं उनके उसके सदन के बहुमत से और उपस्थित मेंबरों के 2/3 मेजोरिटी से वो दोनों सदनों में पारित हो जाता है। तो इस तरह का संविधान संशोधन विधेयक, कोई भी प्रावधान संविधान का वो संशोधित किया जा सकता है। ये हमारी लचीलापन है संविधान का। लेकिन कतिपय प्रावधान संविधान के ऐसे हैं जिनको खाली केंद्रीय विधायिका यानी लोकसभा राज्यसभा मिलकर पारित नहीं कर सकती। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान है, संघीय सूची है, समवर्ती सूची है, शेड्यूल 7 है, यूनियन की परिभाषा है। इनको संविधान के इन प्रावधानों को या जो राज्यों के विषयों को या राज्यों के अधिकारों को केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कुछ प्रावधान है, इनको अगर संविधान धारा 163 है, 53 है, कुछ धाराएं हैं जिनपे अगर कोई आप परिवर्तन करते हो, प्रधानमंत्री की शक्तियों में भी अगर परिवर्तन करते हो, तो राज्यों के भी 50% जो विधायिकाएं हैं राज्यों की, उनसे भी आपको अनुमोदन और पारण कराना वांछनीय, ताकि संघीय ढांचा जो हमारा, क्योंकि धारा 1 में, अनुच्छेद 1 में, धारा की बजाय अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल 1 में इंडिया दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। तो बेसिकली हम संघ है, भारत एक संघ है राज्यों का, और ये कन्फेडरेशन है तो संघात्मक ढांचा है हमारा। तो उसमें राज्यों के हितों को जो प्रभावित करने वाले प्रावधान है वो राज्यों के साथ में उनकी विधायिका से, दैट इज विधानसभा से अनुमोदन, उनका पारण कराना 50% से अधिक का आवश्यक है, जो भी विषय राष्ट्रीय महत्व के हों या राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करते हो। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन करके शायद 42वें संविधान संशोधन विधेयक से जुडिशरी का दायरा, उसमें धारा 4 और 5 जोड़ी गई थी, जो एग्जिस्ट तो अभी भी करती है, रिपील नहीं हुई है। उसमें ये कहा गया था कि संविधान को संशोधित करने की पावर अनलिमिटेड है और इसका जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका नहीं कर सकती। वो न्यायपालिका ने अपने न्यायिक निर्णयों में, विनिश्चयों में, जो संवैधानिक पीठ 14 जजों की बनी, उसमें कहा नहीं, ये धाराएं हम पे लागू नहीं होती। और केशवानंद भारती का फेमस केस है, जो भी संविधान पढ़ते हैं उनको केशवानंद भारती के केस की 2 कारणों से बहुत मतलब वो महत्वपूर्ण है कि एक तो संवैधानिक पीठ ने संविधान की व्याख्या की, उसमें 14 जजों की पीठ ने ये कहा कि संविधान में संशोधन करने की असीमित पावर संसद को नहीं है, जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान संशोधन के जरिए नहीं बदला जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें हैं, जैसे संघात्मक ढांचा है, सेक्युलरिज्म है, जैसे सोशलिज्म है, मूल रूप से इसकी जो प्रस्तावना में जो आदर्श दिए हुए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, पार्लियामेंट्री की सुपरमेसी है। इन चीजों को आप जुडिशियल रिव्यू है, इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। आप किसी भी संविधान में जो दे रखा आप वैसे के वैसे इनको रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, संविधान में हमारे लचीला भी है और दृढ़ भी बहुत है। जैसे जैसे जब भी अतिक्रमण हुआ, कहीं से भी किसी भी एजेंसी ने, संस्थान ने अगर उसका अतिक्रमण किया, तो दूसरे संस्थान ने हमारे संविधान निर्माताओं की विशिष्टता थी कि उस पर अंकुश रखा है, कहीं किसी को भी असीमित उड़ान नहीं दी है। राष्ट्रपति जैसे विधायिका का पार्ट है, लेकिन राष्ट्रपति के जैसे अधिकार पे वो प्रोमलगेशन ला सकता है धारा 123 में कभी भी वो अध्यादेश, लेकिन कब, जब सेशन में नहीं होगा, उसका प्रोमलगेशन है
जो उसका अध्यादेश है वो जैसे ही हाउस होगा तो बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको संसद ही पालन करेगी उसका। तो ये सारी चीजें चेक्स एंड बैलेंसेस संविधान में रखे गए। बहुत विशिष्ट तरह का संविधान है। धारा 368 के तहत संसद को अधिकृत किया है कि इसमें तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टिगत संशोधन किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे संविधान संशोधन तो इसलिए हुए कि आपको जानकारी होगी कि जब भारत का संविधान पारित हुआ उसमें जो शेड्यूल 8 है उसमें कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। जो हमारे आज शेड्यूल 8 में ऐसी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं जिनका प्रयोग किया जाता है राजकीय भाषाओं के रूप में, तो उसमें 14 थी, आज बढ़ के वो 22 होगी। जब भी कोई भाषा जोड़ते हो तो आपको संविधान में संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि ऑल इंडिया कैरेक्टर रखती हो। और इसी तरह राज्यों का अगर गठन, उस समय सीमित राज्य थे, आज 29 है, तब कम थे राज्य, 21 राज्य थे। तो धीरे धीरे जो भी राज्य बनते हैं या राज्यों की टेरिटरी में परिवर्तन करते हो, कोई भी एडिशन, ये संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 देखोगे तो उससे पता पड़ेगा। 2 में राज्यों का गठन, एक्विजिशन कर सकता है, 3 में उनका पुनर्गठन, उनका सीमांकन, पुनर्निर्धारण ये किया जा सकता है। तो ये संविधान में संसद को ये अधिकार प्राप्त है, कॉरस्पॉन्डिंग राज्य की सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके तहत जो ये जब भी राज्य गठित हुए तो संविधान में संशोधन वांछनीय हुआ। जब भी ये कोई भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया तो उसमें संविधान संशोधन की वांछाएं हुई। और बाकी तात्कालिक आवश्यकताओं के चलते जैसे संविधान का 86वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत ये लाया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य किया जाएगा। तो इसके संविधान में शेड्यूल भी जोड़ी गई और 10वीं शेड्यूल भी जुड़ी, नहीं 10वीं नहीं, अन्य शेड्यूल वो जोड़ा गया। इसको एक तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य 51A में ये जोड़ा गया नागरिक का। और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया 45 के रूप में, अनुच्छेद 45 के रूप में ये नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 11 के बच्चों को, आयु वर्ग के बच्चों को, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा राज्य द्वारा दी जाएगी। एक ये नीति निर्देशक तत्व है। और साथ में 21A मूल अधिकारों में भी जोड़ा गया, 21A नया जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो ये 3 जगह ये 86 में संविधान संशोधन के कारण ये परिवर्तन हुए। तो ये तात्कालिक आवश्यकता देखते हैं क्योंकि भारत में, आपको, मुझे पता नहीं इस बात की जानकारी है या नहीं, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुल हमारे यहाँ 13-14% लिटरेसी थी, जिसमें केवल 7% फीमेल लिटरेट थी, 7.9, और मेल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 18-19% साक्षरता थी। शिक्षा की तो बात अलग है। तो थैंक्स टू कॉलेज एजुकेशन और दूसरे शैक्षणिक निजी क्षेत्र के और सरकारी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को कि आज हमारी लिटरेसी रेट ऐसी है जिसमें हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अभी भी 100% लिटरेसी नहीं आई। तो ये सारी संविधान में व्यवस्थाएं तात्कालिक रूप से करना वांछनीय होता है। ये तो हमारे संविधान की विशेषता रही है कि जैसे जैसे जरूरत महसूस होती गई और नवीन परिवेश में उन्हें ऐसा लगा कि कुछ परिवर्तन किए जाने जरूरी हैं तो संशोधन होते गए। और इसीलिए सर आज भारत जो है वो इतने बड़े, एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपने अस्तित्व को आज भी अच्छे से बनाए हुए हैं। सर हम थोड़े से कुछ क्वेरी जो बच्चों की आती है वो ये थी कि अनुसूची और अनुच्छेद, इसमें वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अनुसूची तो किन चीजों को बताती है और अनुच्छेद किन चीजों को बताते हैं। तो इसको थोड़ा सा अनुच्छेद है वो 1 से लेके 395 तक जो आर्टिकल्स हैं, जिनको धाराएं भी बोल देते हैं, वो अनुच्छेद है। अनुच्छेद मीन्स जैसे उसको पैरा में बांध के कोई व्यवस्था दी है, वो अनुच्छेद है। और अनुसूची जैसे मैंने कहा कि अनुच्छेद 1 जिसमें एक भारत, दैट शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया इज कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब कौन से स्टेट एंड टेरिटरीज, या तो उसको यही उल्लेखित करते तो उसकी शेड्यूल 1 बनती। शेड्यूल मीन्स अनुसूची जो अनुच्छेद की अनुगामिनी है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक आपने जोड़ा तो मैंने कहा शेड्यूल 11 जुड़ी उसमें। शेड्यूल मीन्स अनुच्छेद, अनुच्छेद मीन्स किसी उल्लेख के पश्चातवर्ती जो व्यवस्था दी गई है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे इसमें 12 परिशिष्ट भी बोल देते हैं, उनको अनुच्छेद बोलते हैं। नहीं, अनुच्छेद तो 395 और अनुसूचियां जो शेड्यूल है, अपेंडिक्स है, वो कुल 12।
तो एक तो ये ध्यान रखने की बात है कि ये अनुच्छेद की अनुगामिनी ये होती है, अपेंडिक्स होती है, तो जुड़ती है, तो हर एक की इनका कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग लॉ होगा। 12 अनुसूचियों में जैसे पहली अनुसूची है वो राज्य और इसके यूनियन के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश उनका उल्लेख है। 2 में जितने भी हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये पदाधिकारी, इनको वेतन क्या मिलेगा, ये है। अनुसूची 3 में इनकी शपथ के प्रारूप है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो लेते ना कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, ये शपथ दे रखी। अनुसूची 4 में किस राज्य से और किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में, आपको जिसको अपर हाउस बोलते हैं, तो उसमें कितने सदस्य जाएंगे, ये है। और अनुसूची 5 में जितने भी कुछ केंद्रीय ऐसे अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण है, और साथ ही ऐसे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, इनका प्रशासन, तो वो उनका शेड्यूलिंग कर रखी कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पे प्रशासनिक व्यवस्था होगी। इसी तरह छठी जो अनुसूची है उसमें भी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इनकी अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनका शासन प्रशासन। 7वीं अनुसूची में आपको पता है शेड्यूल ऑफ पावर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्र में कौन से विषय शामिल हैं, राज्य के कौन से विषय पे कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची, मतलब जिसमें राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है, और दोनों में अगर कोई विरोधाभास होगा तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, ये उल्लेख है। तो विषय की सूची है, 95 विषय केंद्र के, 66 विषय केंद्र के, 95 राज्य सूची के, 112-13 ये चेंज होते रहते हैं, इसमें डालते रहते हैं। तो इसमें जब भी परिवर्तन करेगी तो राज्यों की विधायिकाओं से भी उस में कोरस्पॉन्डिंग अनुमोदन संविधान संशोधन का लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको 368 के तहत बताया था। शेड्यूल 7, शेड्यूल 8 में है जितनी भी भाषाएं हैं, जो संवैधानिक भाषाएं, उनका उल्लेख है, जो 14 से बढ़ के अब 22 हो गई। 8 के बाद 9वीं में 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन विधेयक का जरिए कुछ भूमि सुधार कानून बनाए थे, उनको विधि मान्यता, विधि अधिमान्य दिया गया कि उनको लीगल जुडिशरी उनको रिपील नहीं कर सकती, वो अनुसूची 9 है। अनुसूची 10 में जो दल बदल विधेयक आया था उसका उल्लेख कर रखा है। दल बदल विधेयक का जैसे पहले ये था कि कोई भी 1/3 था, उसको 2/3 कर दिया, तो ये व्यवस्थापन है। और 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताया जितना भी वो ये 73वें संविधान संशोधन विधेयक से जो ग्रामीण विकास के लिए जो RLB, रूरल लोकल बॉडी, ग्रामीण जो स्थानीय निकाय है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और पंचायत जिला परिषद, उनके 29 विषयों की सूची दे रखी है, और उनका बता रखा है किन किन विषय पे वो स्थानीय अधिकारिता रखेंगे। और 12वीं अनुसूची जो है उसमें अर्बन लोकल बॉडीज के 18 विषय हैं उनकी सूची, तो वो सूचियां, तो ये 12 अनुसूचियां होगी। और 395 जो अनुच्छेद है वो एक लगाए 395 तक। इसमें अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों को मैं समझता हूँ 14 से लेके और 32 तक ये तो हृदयंगम कर लेनी चाहिए। जैसे 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सबक समान है और कानून का समान संरक्षण है। 15 में कह रखा है कि राज्य भाषा, मूल प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा, ये धारा 15 हुई। 16 में नौकरी में सबको समान अवसर मिलेंगे, और 16 में ही ये भी प्रावधान कर रखा है, किंतु राज्य को जो अभाव वियोगग्रस्त जैसे महिलाएं हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं और जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा, ये भी संविधान में दिया। तो आरक्षण 16 में आता है, मोस्टली जितना भी आरक्षण होता है वो 16 में आता है। एक तरफ तो 16 कहता है कि नौकरी में सबको समान अवसर मिलेंगे, किंतु साथ में चूंकि समान अवसर का कि जिन लोगों को पहले असमानताओं को जिन्होंने झेला है, जिन्होंने सामाजिक विषमताओं को झेला है, जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, या जो किसी भी कारण से जैसे स्त्री हैं वो वीकर हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, तो उनको जो आरक्षण मिला हुआ है, चाहे राजनीतिक में आरक्षण मिला हो चाहे इसमें सर्विस में आरक्षण मिला हो, तो राज्य को ये फिर करने के लिए अधिकृत किया हुआ है 16 में। 17 में जैसे जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत किया है, कोई भी आदमी आ जाए अस्पृश्य नहीं है।
इसके लिए विधायन किया गया, अनटचेबिलिटी एक्ट वगैरह बने। और 18 में जैसे सिविल उपाधियों को छोड़ के उपाधियों का किया गया, कोई राजा महाराजा नहीं है, गणतंत्र व्यवस्था है, तो वो सब 18 में किया गया। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे अधिकारों की जितना भी लिटिगेशन होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ज्यादातर इसी में आता। तो जो ये धारा बहुत महत्वपूर्ण 19 में भी जैसे पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, आज 6 हैं। पहली आपको स्वतंत्रता 19(1) के वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता है। 19(1) उसमें आपको एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, पीसफुल ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से। 19(ग) में यह है कि भी आपको न के संघ और समुदाय बनाने की, कॉर्पोरेशन और कॉन्फेडरेट करने की स्वतंत्रता है। ये 19(1) और घ में यह है कि आप भारत में निर्बाध कहीं पे भी विचरण कर सकते हो, घ। और इसके बाद घ के बाद रे में है कि आप भारत में कहीं पे भी निर्बाध रूप से निवास कर सकते हो। और इसके नेक्स्ट है च कि आप भारत में कहीं पे भी अपना व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति और वाणिज्य मनपसंद कर सकते हो। अब लेकिन इन पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, ये भी है। युक्तियुक्त है या नहीं है, ये विधायिका तय करेगी। आपको लगता है कि मेरे पे मनमाना कोई निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये 19 के बाद 20 में आपको विधिक प्रक्रिया में आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी में कई लोग नट जाते हैं कि नहीं, मैं वॉइस सैंपल नहीं दूंगा। आपको स्वयं के केस में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 20 आपको इसके लिए अधिकृत करता, आपके नागरिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। तो 20 में, और दूसरा ये भी कि आदमी को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाए, डबल जियोपार्डी से अगेंस्ट। 21 में आपको एक बहुत, मैंने बताया कि ये प्राण, वाक और प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे बड़ा है। इसमें जितना भी PIL आता है इसी में आ जाता है। विद्यार्थियों को हृदयंगम करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। सुप्रीम इसमें शिक्षा का 21 है अधिकार दिया है। 22 में जैसे आपको सर यहाँ पे मैं एक प्रश्न ले लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि समय हमारा बहुत कम हो गया है। जो लाइव चैट हमारी YouTube पे चल रही है, वहां पर बच्चे लाइव देख रहे हैं और वहीं पर ही वो चैटिंग के थ्रू अपने क्वेश्चंस भी लिख पाते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि दिनेश भाटी हैं सर वहां पर, उन्होंने लिखा है कि कौन से टॉपिक को सर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो आप अभी बता रहे हैं कि 19 है, 21 है, तो उसी के साथ ही आप ये भी बता दीजिए कि इंटरव्यू अगर वो देने के लिए जा रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, तो संविधान का कौन से भाग पे वो सबसे ज्यादा फोकस करें सर? भाटी जी, इंटरव्यू के लिए मैं समझता हूँ संविधान में अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जब तो देखो मूलभूत अधिकारों को तो आपको हृदयंगम करना ही चाहिए। और अगर आप गैर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो सामान्यतः मूलभूत अधिकारों को आपको जानना चाहिए, जो क्योंकि मूलभूत अधिकार आपको मिले हुए हैं या आपके अधिकार, और इनकी जानकारी होना किसी भी नागरिक के लिए श्रेयस्कर है, न केवल प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए, सभी के लिए श्रेयस्कर है। और इसके अतिरिक्त अगर इंटरव्यू में जाते हो तो फिर समसामयिक घटना है वो महत्वपूर्ण है। उस समय तात्कालिक परिवेश में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, मान लीजिए जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म चल रहा है तो आपको धारा 124 लगा, 150 जो सुप्रीम कोर्ट का है, और 226 जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय हैं, वो भी जैसे धारा 32 का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। संविधान के वाचडॉग हैं, न्यायपालिका संविधान की वाचडॉग है, वो उसकी देखभाल करती है, रक्षक है, और उसकी व्याख्या भी करती है। और किसी भी कानून को, किसी भी कार्यपालिका के आदेश को वो निरस्त कर सकती है, उसको एडिशन उसमें कर सकती है, उसको अल्टर कर सकती है, उसको कुछ अंशों को सुसंगत और असंगत घोषित कर सकती है। तो ये उसमें 5 रिट्स वो जारी करती है। जैसे आपको संविधान के उपचारों का अधिकार धारा 32 में नागरिकों को दिया गया है, जिसमें धारा 32 के तहत आप केंद्रीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में, और धारा 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालयों में, केवल इन्हीं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रिट्स लागू होती हैं। तो उसमें आपको मान लीजिए बंदी बना लिया गया तो आप हेबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हो। आपको विधिक प्रक्रिया के अलावा बंदी बनाए तो हेबियस कॉर्पस लगा के, तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, पुलिस या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ भी हेबियस कॉर्पस लाया जा सकता है कि जगरूप सिंह ने डॉक्टर रेणु को बंदी बना लिया, तो वो पुलिस रिकवर करेगी। लेकिन आप एलिगेट कर सकते हो इंडिविजुअल, ये ऐसा अधिकार है जो आप वहां ले सकते हो, इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये प्रभारी है। तो
कार्यकारी एजेंसी तो राज्य होगी, तो जैसे हेबियस कॉर्पस की रिट आपको मिलती है, फिर मैंडमस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परम आदेश दे देते हैं कि डू दिस और डोंट डू दिस, तो ये मैंडमस की रिट लागू करते हैं। एक फिर वो प्रोहिबिशन, आपको कोई कार्य करने से रोक देते हैं कि आप ये काम कर रहे हो मत करो। जैसे अभी सेंट्रल विस्टा का वो था, उसमें PIL लगी, अगर वो चाहते तो उसमें सर्टी रोड उसमें प्रोहिबिट कर देते कि नहीं आगे, आप करते भी हैं कि आगे नहीं करेंगे आप कोई भी कार्रवाई। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी रोक सकते हैं, किसी विधेयक को भी रोक सकते हैं, विधेयन को भी रोक सकते हैं। तो प्रोहिबिशन के अलावा फिर आप एक होता सेटरोरी, कोई भी रिकॉर्ड किसी भी कार्यपालिका वाले कार्य का, किसी भी न्यायपालिका का, लोअर कोर्ट का कोई भी रिकॉर्ड और कोई भी केस को अपने पास उच्च कोर्ट मंगा सकता है, इसको सेटरोरी। और एक फिर वो होता है को वारंटो, अगर कोई किसी आदमी ने अपने या किसी संस्था ने अपने अधिकार से बाहर जाते हुए कोई कार्य कर लिया, जैसे मान लीजिए मैं अधिकृत नहीं है, तो वो को वारंटो की रिट जारी करते हैं कि आपको क्या अधिकार है, आपकी अधिकार परीक्षा क्या थी। तो ये धारा 32 बहुत महत्वपूर्ण है, जो टूल है आपके संवैधानिक उपचारों का। तो जो ये आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को, किसी भी नागरिक को, ये पांचों क्या उपचार आपको है, कोई अगर राज्य आप पे अन्याय करे, शोषण करे और आपके अधिकारों का कोई अतिक्रमण करे, तो आपको क्या उपाय हैं ये पता होना चाहिए। तो किसी भी इंटरव्यू में मैंने बताया कि धारा 32 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अतिरिक्त कोई चीज है तो प्रासंगिक, उस समय जैसे वर्तमान संदर्भों में इंटरव्यू में सवाल यूजुअली वो पूछे जाते हैं जो आमतौर से चलन में अखबारों में जो आता रहता है, वहां टेक्स्ट बुक से सवाल नहीं पूछे जाते, वो प्रासंगिक जो है प्रसंगवश जो सवाल उठते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये आप सावधान रहें, बेदार रहें और चेतना में रहें, जिस समय जो टॉपिक विशेष चल रहे हैं उनकी के ऊपर ठीक से तैयार। जी बिल्कुल सही सर। यहाँ पे दीपा सोनी जो है, उनकी एक तरह से क्वेरी है सर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान के अंदर बहुत सारे बाहर के देशों के संविधान से हमने कुछ चीजें ली और फिर उसको आत्मसात किया, हमने हमारे संविधान में डाला। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या वो सारी जो बाहर से हमने लिए वो हमारे भारतीय आत्मा के अनुसार वो आत्मसात हो पा रहे हैं या उनमें अभी परिवर्तन की जरूरत है, और किन किन देशों से हमने कौन सी चीजें ली, अगर बहुत ही संक्षेप में बता सके तो सर। बहुत संक्षेप में डॉक्टर रेणु जी मैं बताना चाहूंगा कि हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें मूलतः हमने 5-7 देशों पे हमारा बहुत विशेष प्रभाव है। उसमें USA से हमने लिया है कि जो हमारा जितना भी जैसे सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है वो हमने उससे लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी हमने वहां से लिया है, हमारा जुडिशियल रिव्यू हमने वहां से लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहां से लिया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का महाभियोग हमने वहां से लिया है, और वित्तीय इमरजेंसी हमने वहां से ली स्टेट से। इसके अलावा हमने अब जो UK है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, वहां से संसदीय प्रणाली हमने ली है और संसद की सर्वोच्चता हमने वहां से ली है, और इसके अलावा राष्ट्रपति का टिटुलर हेड हमने वहां से लिया है, और आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, और राष्ट्रपति मनोनयन करेगा 12 सदस्यों का लोकसभा में, वो मनोनयन का प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने संघीय ढांचा लिया है कि संघीय ढांचा रेजिडुअल पावर है, वो कैसे उनका यूज करेंगे, संघीय ढांचे में संघ क्या करेगा, राज्य क्या करेंगे, समवर्ती सूची की कैसे कैसे चीजों का समवर्ती सूची, लेकिन हमने कनाडा से नहीं ली, संघीय ढांचा लिया। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, और इसके अलावा राज्यों के अंतर संबंधों के, केंद्र और राज्य संबंधों के प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। इसके अलावा हमने दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन विधेयक के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से लिए। जापान से हमने विधिक प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया है या विधि का शासन का जो संकल्प है या वो संकल्पना है, वो हमने जापान से लिए। और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के अलावा मैं समझता हूँ 1-8 देश और हैं जिनसे हमने या प्रेरणा ली है। मूल अधिकार हमने रूस से लिए। तो ये इतने देशों, और वो सारी चीजें सने सने प्रासंगिक हैं, जैसे मूल अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के लिए नीति निर्देशक हैं। राज्य अपनी योजनाओं में, पॉलिसी में, प्लानिंग में, विधेयन में इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखेगा। तो संविधान की प्रस्तावना है जो स्वर्गीय
श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने जो प्रस्तावना, जो एम्बिट की वो एम्बॉडीमेंट है उसका, प्रस्तावना का, वो भी हमारे संविधान के गोल और आदर्शों को दर्शित करता है। तो वो और मूलभूत जो आपके अधिकारों के अलावा आपके नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों के लिए है और जो कर्तव्य जो नागरिकों के लिए है, ये बहुत सुंदर संयोजन है। अधिकार जो आपको राज्य के अगेंस्ट मिलते हैं, कर्तव्य जो आपके राष्ट्र के प्रति हैं, और जो राज्य को क्या करना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व, और साथ में प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना पूरे संविधान में वजन में देखने में बहुत छोटी है, हम भारत के लोग, एक तो स्रोत बताती है, और दूसरा ये हालांकि नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और ये प्रस्तावना जस्टिसिएबल नहीं है विधिक प्रक्रिया से, और वैधानिक दृष्टि से प्रस्तावना तो संविधान का अंग भी नहीं है। यद्यपि केशवानंद भारती के केस में तत्कालीन जो जस्टिस, चीफ जस्टिस सीकरी ने कहा कि ये संविधान का अभिन्न अंग है, पाठ कहा, लेकिन वो न्यायिक निर्णय में, विनिश्चयों में, अगर आपके प्रतियोगी परीक्षा में आए तो इस ढंग से आए तो विद्यार्थियों को लिखना चाहिए कि न्यायिक निर्णयों के अनुसार है, लेकिन वैसे संविधान का प्रस्तावना पाठ नहीं है। लेकिन उसमें जो प्रस्तावना में लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उसकी संविधान का जितना भी संकल्पना है, तो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, जितने आदर्श हैं, जितने एम्स हैं, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन करता है, ये सारा प्रस्तावना में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक सर्वसुविधा संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का, जिसके सभी नागरिकों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए, वाक, आस्था, इनकी स्वतंत्रता देने के लिए, इसके सभी नागरिकों की डिग्निटी अक्षुण्ण रखते हुए और उनमें फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए, नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी सुनिश्चित करने के लिए ये संविधान हम स्वीकार करते हैं। तो यानी स्रोत भी वही है, देने वाले भी वही है, और स्वयं ने अंगीकार किया है। जो 26 नवंबर को अंगीकार किया, 26 जनवरी 50 को लागू किया। तो ये 60 देशों के अच्छे श्रेष्ठतम जो चीजें थी उसको लेके और कोशिश ये की है कि ये हमारे लिए वर्किंग मॉडल है, और संविधान संशोधन तो तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए, जैसे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी व्यवस्था, संविधान में अपने आप में कोई दोष नहीं, अच्छी व्यवस्था। आज भी ये ईर्ष्या का बाइस बनता है दूसरे लोगों के लिए। गवर्नेंस पैटर्न को जितने, जब भी संकट आते तो हमारा संविधान उनमें से स्टीयर करने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि जो चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ यहाँ पर, सभी विद्यार्थियों के सभी सवालों को जो ये यहाँ लिख रहे हैं या इनके मन में क्वेरीज हैं, आपने अपने आज की इस वार्ता में उसे पूरा किया है। और बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं सर कि ये जैसे जैसे सबसे बड़ी बात तो यही थी कि प्रस्तावना हिस्सा है या नहीं है, तो आपने आज ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी दूर किया। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आज ये सेशन का फायदा जो है वो सभी विद्यार्थियों को और सभी दर्शक जो सुन रहे हैं मुझ जैसे भी हैं, तो हम सबको बहुत बहुत फायदा होगा सर। आपने बहुत ही कम समय में लेकिन एक बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से आज के इस विषय के साथ पूर्ण न्याय किया है। आप यहाँ उपस्थित हुए और हमारे इस कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा चल रहे ज्ञान सुधा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों की समस्याओं, विद्यार्थियों की इच्छाओं को आपने यहाँ पर अपनी क्वेरीज को पूरा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।